परिचय। व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि वे एक धार्मिक व्यक्ति हैं और रूसी रूढ़िवादी चर्च, रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के बड़े समर्थक हैं। अगर ऐसा है तो वे हर रात सोने से पहले अपनी प्रार्थना में भगवान से ये जरूर पूछते होंगे, हे भगवान, आपने यूक्रेन में कुछ पहाड़ क्यों नहीं बनाए? अगर भगवान ने यूक्रेन में पहाड़ बनाए होते तो उत्तर यूरोपीय मैदान, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन का वो विशाल समतल इलाका ऐसा ना होता जहां से रूस पर बार बार हमले करना इतना आसान हो। अब हालात ऐसे हैं कि पुतिन के पास कोई रास्ता नहीं है। उन्हें कम से कम पश्चिम के उन मैदानी इलाकों पर नियंत्रण पाने की कोशिश तो करनी ही होगी। चाहे देश बड़ा हो या छोटा, हर किसी के साथ यही बात लागू होती है। जमीन की बनावट, लैंडस्केप वहां के नेताओं को कैद कर लेती है। ये उन्हें फैसले लेने के लिए उम्मीद से बहुत कम विकल्प और गुंजाइश देती है। ये बात एथेंस के साम्राज्य, फारसियों और बेबीलोन के समय भी उतनी ही सच थी जितनी आज है। ये हर उस नेता के लिए सच थी जो अपने कबीले की रक्षा के लिए ऊंची और सुरक्षित जगह की तलाश में था। हम जिस जमीन पर रहते हैं उसने हमेशा हमें ढाला है। इसने युद्धों, सत्ता, राजनीति और उन लोगों के सामाजिक विकास को तय किया है जो आज दुनिया के हर कोने में बसे हैं। तकनीक भले ही हमें मानसिक और शारीरिक रूप से एक दूसरे के करीब ले आई हो, लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जहां हम रहते हैं, काम करते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं, वो जमीन बहुत मायने रखती है। इस ग्रह की 7 अरब लोगों का नेतृत्व करने वालों के फैसले हमेशा नदियों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, झीलों और समुद्रों से प्रभावित होती रहेंगी, जैसा कि हमेशा से होता आया है। कुल मिलाकर भूगोल का कोई भी एक हिस्सा दूसरे से ज्यादा जरूरी नहीं है। पहाड़ रेगिस्तान से कम नहीं है और ना ही नदियां जंगलों से कम हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भौगोलिक चीजें ये तय करती हैं कि लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। मोटे तौर पर कहें तो भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स इस बात को समझने का तरीका है कि अंतरराष्ट्रीय मामले भौगोलिक कारणों से कैसे प्रभावित होते हैं। इसमें सिर्फ पहाड़ों की रुकावट या नदियों के जुड़ाव जैसी चीजें ही नहीं आती, बल्कि जलवायु, जनसंख्या, सांस्कृतिक क्षेत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच भी शामिल है। ये चीजें हमारी सभ्यता के कई पहलुओं पर बड़ा असर डालती हैं, राजनीतिक और सैन्य रणनीति से लेकर इंसानी विकास, भाषा, व्यापार और धर्म तक। राजनीति की बुनियाद में छिपी इन जमीनी हकीकतों को अक्सर इतिहास की किताबों और आज की खबरों में नजरअंदाज कर दिया जाता है। भूगोल सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ, बल्कि ये भी बताता है कि क्यों हुआ। चीन और भारत का ही उदाहरण ले लीजिए, 2 विशाल आबादी वाले बड़े देश जिनकी सीमा बहुत लंबी है, लेकिन वे ना तो राजनीतिक रूप से साथ हैं और ना ही सांस्कृतिक रूप से। ये हैरानी की बात हो सकती थी कि इन 2 दिग्गजों के बीच कई युद्ध क्यों नहीं हुए, लेकिन हकीकत यह है कि 1962 की 1 महीने की लड़ाई के अलावा उनके बीच कभी युद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके बीच दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय खड़ी है और हिमालय के ऊपर से सेना की बड़ी टुकड़ियों को भेजना लगभग नामुमकिन है। जैसे जैसे तकनीक बेहतर हो रही है, इस बाधा को पार करने के तरीके तो निकल रहे हैं, लेकिन ये प्राकृतिक दीवार आज भी एक बड़ी रुकावट है। इसीलिए दोनों देश एक दूसरे पर नजर रखते हुए भी अपनी विदेश नीति दूसरे क्षेत्रों पर केंद्रित रखते हैं। नेता, विचार और तकनीक बदलते रहते हैं, लेकिन वे अस्थायी हैं। हर नई पीढ़ी के सामने हिंदू कुश और हिमालय जैसे पहाड़ों की रुकावटें, मॉनसून की चुनौतियां और प्राकृतिक खनिजों या भोजन की कमी जैसी समस्याएं बनी रहेंगी। मेरी दिलचस्पी इस विषय में तब जगी जब मैं 1990 के दशक में बाल्कन युद्धों की रिपोर्टिंग कर रहा था। मैंने करीब से देखा कि कैसे सर्ब, क्रोएट या बोस्नियाक नेताओं ने विविधता से भरे उस इलाके में अपने कबीलों को पुरानी दूरियों और पुरानी शक की याद दिलाई। एक बार जब उन्होंने लोगों को अलग कर दिया तो उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काना बहुत आसान हो गया। कोसोवो में ईबार नदी इसका एक बड़ा उदाहरण है। सर्बिया पर उस्मानी ऑटोमन शासन 1389 में कोसोवो पोल्जे की लड़ाई के बाद मजबूत हुआ था, जो मित्रोविका शहर के पास ईबार नदी के किनारे लड़ी गई थी। अगली कुछ सदियों में सर्ब आबादी ईबार नदी के पीछे हटने लगी और मुस्लिम अल्बानियाई लोग पहाड़ों से उतरकर कोसोवो में बसने लगे, जहां 18वीं सदी के मध्य तक वे बहुमत में आ गए। 20वीं सदी तक आते आते नदी के आधार पर एक साफ धार्मिक और जातीय बंटवारा हो चुका था। फिर 1999 में जब नाटो ने हवा से और कोसोवो लिबरेशन आर्मी ने जमीन से हमला किया, तो युगोस्लाव सर्ब सेना ईबार नदी की उस पार पीछे हट गई और उनके पीछे पीछे बची हुई सर्ब आबादी भी चली गई। वो नदी एक तरह की असल सीमा बन गई, जिसे आज कुछ देश स्वतंत्र कोसोवो राज्य के रूप में पहचानते हैं। मित्रोविका वही जगह थी जहां आगे बढ़ती नाटो सेना रुक गई थी।
3 महीने के युद्ध के दौरान ऐसी धमकियां दी गई थीं कि नाटो पूरे सर्बिया पर हमला करेगा। पर सच तो ये है कि भूगोल और राजनीति की मजबूरियों के कारण नाटो के पास ये विकल्प कभी था ही नहीं। हंगरी ने साफ कर दिया था कि वो अपनी जमीन से हमला नहीं होने देगा, क्योंकि उसे उत्तरी सर्बिया में रहने वाले 3.5 लाख हंगरी मूल के लोगों पर हमले का डर था। दूसरा रास्ता दक्षिण से हमला करने का था, जिससे वे ईबार नदी तक तो जल्दी पहुंच जाते, लेकिन उसके बाद उन्हें सामने ऊंचे पहाड़ों का सामना करना पड़ता। उस वक्त मैं बेलग्रेड में सर्बों की एक टीम के साथ काम कर रहा था। मैंने उनसे पूछा कि अगर नाटो आ गया तो क्या होगा। उनका जवाब था, टिम, हम अपने कैमरे छोड़ देंगे और बंदूकें उठा लेंगे। वे उदारवादी सर्ब थे, मेरे अच्छे दोस्त थे और अपनी सरकार के खिलाफ थे। लेकिन फिर भी उन्होंने नक्शा निकाला और मुझे दिखाया कि कहां-कहां सर्ब पहाड़ों में अपना बचाव करेंगे और कहां नाटो की सेना फंस कर रह जाएगी। मुझे ये जानकर तसल्ली हुई कि भूगोल का सबक ये समझा रहा था कि नाटो के पास उतने विकल्प नहीं थे जितनी उनकी पीआर मशीनरी जनता को दिखा रही थी। बाल्कन की युद्धों को कवर करते समय मुझे ये समझ आ गया था कि खबरें रिपोर्ट करने में जमीन की बनावट, लैंडस्केप कितनी मायने रखती है, और ये सीख आगे के सालों में मेरी बहुत काम आई। मिसाल के तौर पर 2001 में 9/11 के कुछ हफ्तों बाद मैंने अपनी आंखों से देखा कि आज की आधुनिक तकनीक के बावजूद मौसम कैसे दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की योजनाओं पर पानी फेर सकता है। मैं उत्तरी अफगानिस्तान में था और ताजिकिस्तान की सीमा पार करके एक नाव के जरिए नदर्न अलायंस एनी के सैनिकों से मिलने पहुंचा था, जो तालिबान से लड़ रहे थे। अमेरिकी लड़ाकू विमान और बमवर्षक पहले से ही आसमान में गूंज रहे थे। वे मज़ार-ए शरीफ की पूर्व में स्थित ठंडी, धूल भरी पहाड़ियों और मैदानों पर तालिबान और अलकायदा के ठिकानों को तबाह कर रहे थे, ताकि काबुल की ओर बढ़ने का रास्ता साफ हो सके। कुछ हफ्तों बाद साफ लगने लगा कि नदर्न अलायंस अब दक्षिण की ओर कूच करने की तैयारी में है, और तभी अचानक दुनिया का रंग ही बदल गया। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक रेतीला तूफान देखा। सब कुछ सरसों के पीले रंग जैसा हो गया। तूफान इतना तेज था कि आप कुछ गज की दूरी तक भी नहीं देख सकते थे। एक बात साफ थी, अमेरिका की वो सैटेलाइट तकनीक जिसे विज्ञान का शिखर माना जाता है, इस जंगली जमीन के मौसम के सामने बेबस और अंधी हो चुकी थी। राष्ट्रपति बुश और सेना के बड़े अफसरों से लेकर जमीन पर लड़ रहे सैनिकों तक सबको बस इंतजार करना पड़ा। फिर बारिश हुई और हर चीज पर जमी रेत की परत कीचड़ में बदल गई। बारिश इतनी तेज थी कि जिन मिट्टी की झोपड़ियों में हम रह रहे थे वे पिघलती हुई सी लग रही थी। एक बार फिर ये साफ हो गया कि दक्षिण की ओर बढ़ने का प्लान तब तक रुका रहेगा जब तक भूगोल अपनी बात पूरी नहीं कर लेता। भूगोल के जो नियम हन्निबल, सुन त्जू और सिकंदर महान जानते थे, वे आज के नेताओं पर भी वैसे ही लागू होते हैं। अभी हाल ही में 2012 में मुझे जियो स्ट्रैटेजी का एक और सबक मिला। जब सीरिया गृह युद्ध की आग में पूरी तरह झुलस रहा था, मैं हामा शहर के दक्षिण की एक घाटी को देखने वाली पहाड़ी पर खड़ा था। दूर एक छोटा सा गांव जल रहा था। मेरे सीरियाई दोस्तों ने करीब 1 मील दूर एक बड़े गांव की तरफ इशारा किया और बताया कि हमला वहीं से हुआ है। उन्होंने समझाया कि अगर एक गुट दूसरे गुट के लोगों को इस घाटी से बाहर धकेल दे तो इस घाटी को उस जमीन से जोड़ा जा सकता है जो देश की इकलौती मोटरवे यानी मुख्य सड़क तक जाती है। इस तरह एक जुड़ा हुआ और सुरक्षित इलाका बनाया जा सकता है जिसे भविष्य में एक छोटे मिनी स्टेट की शक्ल दी जा सके, अगर सीरिया कभी एक देश के तौर पर वापस ना जुड़ पाया। जहां पहले मुझे सिर्फ एक जलता हुआ गांव दिख रहा था, अब मुझे उसकी रणनीतिक अहमियत समझ आ रही थी। मैं समझ पा रहा था कि कैसे बुनियादी जमीनी हकीकतें राजनीतिक फैसलों को तय करती हैं। भू राजनीति हर देश को प्रभावित करती है, चाहे वो युद्ध में हो या शांति में। आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र का नाम लें, वहां इसके उदाहरण मिल जाएंगे। इस किताब में मैं हर देश की चर्चा तो नहीं कर सकता। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे देशों का बस थोड़ा सा जिक्र है, जबकि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और उसकी भूगोल पर ही पूरी किताब लिखी जा सकती है। इसके बजाय मैंने उन ताकतों और क्षेत्रों पर ध्यान दिया है जो इस किताब की मुख्य बातों को सबसे अच्छी तरह समझाते हैं। अतीत की विरासत, कैसे राष्ट्र बने, आज की हालात, यूक्रेन का संकट और चीन का बढ़ता प्रभाव, भविष्य की ओर, आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा। रूस में हम देखते हैं कि आर्कटिक का प्रभाव उसे एक ग्लोबल पावर बनने से कैसे रोकता है। चीन में हम देखते हैं कि एक वैश्विक नौसेना के बिना उसकी ताकत की सीमाएं क्या हैं। अमेरिका वाला अध्याय दिखाता है कि कैसे मुख्य क्षेत्रों में अपनी जमीन बढ़ाने के चालाकी भरे फैसलों ने उसे 2 महासागरों पर राज करने वाली महाशक्ति बना दिया। यूरोप हमें बताता है कि समतल जमीन और ऐसी नदियां जिनमें जहाज चल सकें कैसे क्षेत्रों को जोड़ती हैं और एक ऐसी संस्कृति पैदा करती हैं जिसने आधुनिक दुनिया की शुरुआत की। वहीं अफ्रीका इस बात का उदाहरण है कि दुनिया से कटे होने, आइसोलेशन का क्या असर होता है। मिडिल ईस्ट
मध्य पूर्व का अध्याय दिखाता है कि जमीन की बनावट और स्थानीय संस्कृति को नजरअंदाज करके नक्शे पर लकीरें खींचना कैसे बर्बादी का नुस्खा है। इस सदी में भी हम वो तबाही देख रहे हैं। यही बात अफ्रीका और भारत पाकिस्तान पर भी लागू होती है। औपनिवेशिक ताकतों, कॉलोनियल पावर्स ने बस स्याही से ऐसी लकीरें खींच दी जिनका उस जमीन की असलियत से कोई लेना देना नहीं था। आज मिडिल ईस्ट में उन लकीरों को खून से फिर से खींचने की कोशिश हो रही है। कोसोवो या सीरिया के उलट जापान और कोरिया जैसे देश अपनी जाति, एथनिसिटी के मामले में एक जैसे हैं, पर उनकी समस्याएं दूसरी हैं। जापान एक द्वीपीय देश है जहां प्राकृतिक संसाधन न के बराबर हैं, और कोरिया का बंटवारा एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान अभी बाकी है। वहीं लैटिन अमेरिका की स्थिति थोड़ी अलग है। इसका दक्षिणी हिस्सा दुनिया से इतना कटा हुआ है कि वैश्विक व्यापार मुश्किल हो जाता है, और वहां की अंदरूनी बनावट भी देशों को यूरोपीय संघ EU जैसा कोई सफल व्यापारिक गुट बनाने से रोकती है। आखिर में हम दुनिया की सबसे मुश्किल जगहों में से एक पर आते हैं, आर्कटिक। इतिहास की ज्यादातर समय में इंसानों ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन 20वीं सदी में हमें वहां ऊर्जा, एनर्जी मिली। अब 21वीं सदी की कूटनीति ये तय करेगी कि उस संसाधन पर किसका हक होगा। इतिहास में भूगोल को इतना निर्णायक मानना कुछ लोगों को निराशाजनक लग सकता है। कुछ बुद्धिजीवी इसे पसंद नहीं करते क्योंकि ये इशारा करता है कि प्रकृति इंसान से ज्यादा ताकतवर है और हम अपनी किस्मत खुद लिखने में एक हद तक ही आजाद हैं। लेकिन तकनीक भी अब भूगोल के लोहे के नियमों को थोड़ा मोड़ रही है। अमेरिका मिसूरी से मूसूल तक बिना ईंधन भरने के लिए रुके बमबारी करने विमान भेज सकता है। उनके विशाल विमान वाहक जहाजों यानी एयरक्राफ्ट कैरियर्स का मतलब है कि अब उन्हें दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचने के लिए हमेशा किसी सहयोगी या कॉलोनी की जरूरत नहीं है। हवाई ताकत और इंटरनेट ने नियमों को बदला जरूर है, लेकिन भूगोल और ये इतिहास कि राष्ट्रों ने खुद को उस भूगोल में कैसे स्थापित किया, आज की दुनिया और हमारे भविष्य को समझने के लिए अब भी सबसे जरूरी है। इराक और सीरिया का संघर्ष इसीलिए है क्योंकि पुराने शासकों ने भूगोल के नियमों को नजरअंदाज किया, जबकि तिब्बत पर चीन का कब्जा उन नियमों को मानने का नतीजा है। अमेरिका की पूरी विदेश नीति इन्हीं से तय होती है। यहाँ तक कि दुनिया की आखिरी महाशक्ति भी प्रकृति या ईश्वर के बनाए इन नियमों को सिर्फ थोड़ा कम कर सकती है, बदल नहीं सकती। तो वे नियम क्या है? इसकी शुरुआत उस देश से करते हैं जहां की सत्ता का बचाव करना मुश्किल है, और इसीलिए सदियों से वहां के नेता बाहर की तरफ अपनी ताकत फैलाकर इसकी भरपाई करते आए हैं। वो देश है जिसके पश्चिम में कोई पहाड़ नहीं है, रूस।